नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। कुछ देर पहले खबर आई, राष्ट्रपति की पत्नी की तबीयत नासाज हुई है। उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति खुद पुरी की यात्रा पर थे। आज वो सुबह पुरी के मंदिर में भी गए थे, लेकिन उनका कार्यक्रम कल भी वहां था, लेकिन वह इन सब के बीच अभी लौट रहे हैं। बहरहाल दस्तक में बात आज होगी उस आतंकवाद की जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर दस्तक दे रहा है। 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। यह जम्मू कश्मीर की सिर्फ तस्वीर नहीं है, बल्कि दिल्ली की भी तस्वीर है जहां पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मुंबई की भी तस्वीर है जो बतलाती है कि वहां का एक शख्स IAS की दिशा में बढ़ना चाहता है। पाकिस्तान की भी तस्वीर है। टाइगर मेमन अपने तरीके से चिता रहा है, बदला लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिश्रा की भी तस्वीर है जिन्हें धमकी मिली, खासतौर से याकूब मेनन को फांसी दिए जाने के बाद। ये सारी तस्वीरें हिंदुस्तान के भीतर के उस आतंकवाद के नए चेहरे के संकेत दे रही है। लेकिन आज दस्तक की शुरुआत करेंगे। दरअसल बहुत पहले अब्दुल बिस्मिल्लाह ने किताब लिखी थी, झीनी झीनी बीनी चिदरिया। और इस उपन्यास में इस बात का जिक्र था कि जो जुलाहों का जीवन होता है, जो खास तौर से बुनकर होते हैं, वो किस स्वभावग्रस्त जीवन के साथ जीते हैं। राजनीति और सियासत और सरकार भी कैसे उन्हें जीने नहीं देती है, और किस स्वभाव में होते हुए वे सरकार की तरफ ताकते हैं, लेकिन उनके पेट और हथेली हमेशा खाली ही रहते हैं। आज जिक्र इसका इस बात का करना पड़ रहा है क्योंकि आज हैंडलूम दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई पहुंचे हैंडलूम दिवस के लिए। हमने सोचा कि अगर हैंडलूम के लिए चेन्नई दिवस जा रहे हैं तो आज बुनकरों का जिक्र किया जाए और शुरुआत की जाए बनारस के उन बुनकरों को लेकर जिनके हाथ के हुनर को लोग जादू मानते थे एक वक्त। रिपोर्ट देखिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्लस्टर। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में आज इंडिया हैंडलूम ब्रांड लॉन्च करते हुए हैंडलूम के बारे में जैसे ही बोलना शुरू किया, वैसे ही वहां से 1876 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी के बुनकरों की निगाहें प्रधानमंत्री पर जरूर टिक गई, क्योंकि वाराणसी नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और बुनकरों का सबसे प्रमुख शहर भी। वही शहर जिसके बुनकरों से नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वो उनकी किस्मत बदल कर रख देंगे। लेकिन 1.25 बरस बीत गया और पूर्वांचल के बुनकरों को अच्छे दिनों की आहट तो नहीं मिली, बल्कि जुबां पे दर्द कहीं ज्यादा आ गया। सबसे जैसे उन्होंने वादे किए थे उससे हमारी आशाएं इतनी बढ़ गई कि हमें लगा कि जरूर हमें राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलने के बजाय हम उससे भी परेशानी में आ गए। तो ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ है। और ये दर्द इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने चेन्नई में कहा कि हथकरघा गरीबी से लड़ने की ताकत बन सकता है। लेकिन ताकत कैसे बने, जरा वाराणसी और वाराणसी से सटे पूर्वांचल के बुनकरों का सच समझ लीजिए। पूर्वांचल के वाराणसी, आजमगढ़, भदोही, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर जैसे जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा बुनकरों की हालत बद से बदतर हो चली है। सभी मंदी के शिकार हैं और बदहाली के शिकार बुनकर पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई राहत उन्हें मिलती नहीं। और चुनाव के वक्त बुनकरों के लिए खजाना खोलने की बात हमेशा होती है, लेकिन बुनकरों तक कभी कुछ भी नहीं पहुंचा। हालत बद से बदतर होती चली गई। करघे बंद होते जा रहे हैं, मजूरी कम होती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक परिवार की मजूरी इस वक्त 150 से 200 रुपए के बीच में है। ऐसे में अब इन कारीगरों ने यह फैसला किया है कि वो अब अपने बच्चों को इस पुश्तैनी धंधे में शामिल नहीं होने देंगे। याद कीजिए, यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के वक्त यूपीए सरकार ने देश के 13 लाख बुनकरों के लिए 6,234 करोड़ रुपए राहत का पैकेज जारी किया था। लेकिन चुनावी जीत मिली नहीं और पैसा कायदे से बुनकरों तक पहुंचा नहीं। अलबत्ता राहुल गांधी ने बाद में सारा आरोप यूपी सरकार पर यह कहकर मढ़ दिया कि वो बुनकरों का पैसा खा गई। तो राहुल गांधी ने उस वक्त आरोप पढ़ दिया, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे? क्योंकि याद कीजिए, पहली बार वाराणसी जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो बुनकरों के लिए 2,375 करोड़ रुपए का ऐलान उन्होंने भी किया था। यानी ये सच भी है कि बुनकरों के लिए किए ऐलान या सुविधाओं का लाभ होता जरूर है, लेकिन वह लाभ बुनकरों तक नहीं पहुंचता, यानी लाभ किसी और को मिल जाता है। लेकिन अब कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है और वो प्रधानमंत्री भी हैं। और पूर्वांचल के बुनकरों की बदहाली के लिए गुजरात हैंडलूम इंडस्ट्री को भी जिम्मेदार बताया जाता है, जहां प्रधानमंत्री मोदी सीएम रहे। तो अब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि वाराणसी में बुनकरों के लिए जिन योजनाओं को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, उन पर 1 साल बाद भी कुछ खास काम हुआ तो क्यों नहीं हुआ।
तो इंतजार करना होगा, क्योंकि बुनकरों की हालत बद से बदतर अगर हो रही है और इन सब के बीच अगर प्रधानमंत्री मोदी देश में घूम घूम कर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हैंडलूम गरीब की ताकत बन सकता है, तो सवाल यह भी है कि हैंडलूम दिवस मनाया जाए तो बिना बुनकर के मनाया जाए, या ये मानकर चला जाए कि बुनकर के सामने सिवाय घर छोड़ने और सिवाय रोजगार के लिए मजदूरी के अलावे कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं, तो वो ये कहने से नहीं चूकेगा कि अच्छे दिन उसके नहीं आएंगे। हालांकि इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के राज में 2019 तक हर बरस हैंडलूम दिवस तो मनाया ही जाएगा। अब बुनकरों को याद कितना रखा जाता है, इसका इंतजार करना होगा। अनुप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। दरअसल अगले 3 बरस तक बुनकर दिवस आज ही के दिन यानी 7 अगस्त को मनाया जाएगा। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की एक लिहाज से नई दस्तक थी, बंगाल का विभाजन था। हम उस दिशा में जाएं उससे पहले एक चीज समझें, अगले 3 बरस तक भी अगर सरकार का कोई मंत्री अब्दुल बिस्मिल्लाह के इस उपन्यास को पढ़ ले, झीनी झीनी बीनी चदरिया, तो समझ जाएगा पूरा तंत्र किस रूप में शोषण करता रहा है बुनकरों का और उनकी हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। वो आज भी मौजूद है। जरा बुनकरों की आवाज़ सुनिए, ये सभी बनारस के ही हैं। मोदी जी को करना चाहिए, जैसे कि अभी हाल ही में जो अभी पहले से और ज़्यादा खराबी इसमें हुई, काफ़ी लोग इसको छोड़ गए। कम से कम हम समझते हैं कि इस टाइम 1 महीने में कम से कम 5-6 हज़ार आदमी बुनकर जो है कारखाना छोड़ देंगे, ये काम करना छोड़ देंगे। उनकी फैमिली कहाँ चली गई है बाहर, कुछ पता नहीं है। लोग जा रहे हैं बराबर यहाँ पे। तो हम लोग खुद परेशान हैं कि हम लोग घर में आज जितना काम चलता था, आज मुश्किल से एक काम चल रहा है। जैसे 100 रुपये की आमदनी ही मान लीजिए, और हम सालाना जब जोड़ते हैं, जैसे बीमार हो गए, काम बंद हो जाता है, त्यौहार पड़ जाता है, सब जोड़ ले तो आदमी 50 से 60 रुपया से ज़्यादा नहीं कमाई है। सवाल सिर्फ बनारस का नहीं है। चंदेरी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी, क्या हुनर चाहिए और किस रूप में महीनों काम करने के बाद, और बड़ा महीन काम होता है, उसके बाद हथेली में अगर 200-400 रुपये आए तो कल्पना कीजिए पूरा परिवार कैसे चलता होगा। अब हम आपको लिए चलते हैं जहां पर यही साड़ियां बनती हैं और इस हुनर की पहचान दुनिया भर में है। मध्य प्रदेश का चंदेरी और तमिलनाडु का कांचीपुरम, जी, ऐतिहासिक विरासत दोनों जगह बिखरी है, लेकिन पहचान दी गरीब बुनकरों ने। आजादी से पहले चंदेरी और कांचीपुरम के बुनकरों ने ही हाथ से साड़ियां गांठकर बाकी कपड़े बुनते हुए स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा बन गए। लेकिन जिस तरह स्वदेशी आंदोलन ठप पड़ा और खुद बीजेपी के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच को भी समझ में नहीं आ रहा कि उसकी नीतियां डिब्बा बंद इस दौर में क्यों हो गई, जबकि उन्हीं की सरकार है। कुछ इसी तरीके से चंदेरी और कांचीपुरम के बुनकर भी परेशान हैं कि एक तरफ सरकार हैंडलूम का जिक्र करती है, दूसरी तरफ उनके पेट खाली, उनकी हथेली खाली। चंदेरी साड़ी सिल्क और कॉटन दोनों की बनती है और 800 रुपए से लेकर लाख रुपए तक की साड़ी बाजार में है। एक साड़ी बनाने में हफ्तों से कई महीने भर लग जाते हैं, लेकिन बुनकरों का हाल यह है कि एक साड़ी बुनने के लिए उन्हें कई बार 500 रुपए से भी कम मिलते हैं। चंदेरी के मैं एक बुनकर परिवार में हूँ। मोहम्मद मोहसिन का ये परिवार है, पति पत्नी दोनों यहाँ पर इसी तरह से लूम पर काम करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इनके यहाँ ये काम हो रहा है। हफ्ते में एक ही हो पाती है, महीने की बस 4, कभी वो भी नहीं हो पाती। लेकिन बुनकर अचानक सुर्खियों में तब आ जाते हैं जब आमिर खान और करीना कपूर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। बुनकरों का हुनर चंद रुपए देकर बिचौलिए खरीद ले जाते हैं। सरकार की खरीद बिक्री में कोई भूमिका नहीं, तो नुकसान सबसे ज्यादा बुनकरों का ही हो रहा है। बुनकर अपना 1-2 लूम का सामान ले कहीं जाए तो उसको खर्चे भी नहीं पोसाएगा, और जितना वो बाहर जाए कमाएगा उससे ज़्यादा वो अपना बुनाई के नुकसान कर लेता है इसमें। तो बुनकर कहीं जा नहीं पाता, और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई स्कीम योजना नहीं रहती है कि वो बुनकर को डायरेक्ट कोई लाभ मिले उसका। सरकार माल नहीं खरीद रही, ये बात तो सत्य है। हस्तशिल्प विकास निगम जरूर थोड़ा बहुत खरीदती है, पर पूरा को पूरा माल नहीं खरीद पा रही। और यही हाल कांचीपुरम में भी है, जहां की साड़ियों की खूबसूरती का आलम यह है कि सिर्फ कांचीपुरम के नाम पर कई लोग नकली साड़ी खरीद लेते हैं, क्योंकि नाम ही अपने आप में ब्रांड है। लेकिन बुनकर ब्रांड नहीं होता, वो बदहाल है, और ना वो सरकार की नजर चढ़ पाया और ना ही इस चकाचौंध भरी दुनिया में, तो बुनकर कहीं फिट होते नहीं। तो आज नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में थे, जहां कांचीपुरम भी है और जहां स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा देने वाली जमीन भी। लेकिन सवाल यही कि स्वदेशी आंदोलन के प्रेरक रहे बुनकरों के पैर से जमीन खिसक रही है, तो क्या प्रधानमंत्री इसे वास्तव में समझ रहे हैं? चेन्नई से शिशा रेड्डी के साथ अमित कुमार, चंदेरी, आज तक।
हालांकि इन सब के बीच वक्त निकालकर प्रधानमंत्री मोदी ने अम्मा यानी जयललिता से मुलाकात की। 50 मिनट तक बातचीत हुई। जयललिता ने कुछ मांगे रखी, कुछ समर्थन का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हुआ। लेकिन मुश्किल वही है, ये झीनी झीनी बीनी चदरिया समाज के भीतर का ढांचा किस रूप में पूरे तंत्र को खोखला करता है। उसकी दूसरी मिसाल अगर हम आपको बताएं तो आतंकवाद एक नए रूप में घाटी में दस्तक दे रहा है या पूरे देश में। स्थिति कितनी विकट होती चली जा रही है। आज जो झंडे लहराए गए उसके नीचे बहुत साफ तौर पर लिखा दिया गया कि IS-JK इज कमिंग। इसका मतलब क्या है, रिपोर्ट देखिए। चौबीस जुलाई को IS ने झंडा फहराया। 31 जुलाई को IS के झंडे के नीचे JK यानी जम्मू कश्मीर लिख दिया गया। और आज यानी 7 अगस्त को IS के झंडे के नीचे IS-JK इज कमिंग यानी IS-JK जल्द आ रहा है लिख दिया गया। आज भी जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर के डाउनटाउन की जामा मस्जिद के बाहर 12वीं बार IS का झंडा लहराया गया, नारे लगाए गए। यानी ये पहली बार सीधे IS-JK कमिंग लिखकर बता दिया गया कि पहले झंडा फहराया जाता था और अब वो आ रहा है। यानी एक के बाद एक आतंकी हमलों से घायल जम्मू कश्मीर को लेकर जब यह सवाल बड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ भारत में करा रहा है और घाटी में आतंकवादियों को पनाह भी मिल रही है और पढ़ा लिखा युवा कश्मीरी आतंक को IS की परिभाषा में गढ़ने को तैयार है, तो फिर यह नया सवाल खड़ा है कि आखिर दिल्ली और श्रीनगर के पास इसका उपाय क्या है। जाहिर है इन सब के बीच सवाल 3 है। क्या कश्मीर में IS पर नकेल कसने को लेकर कोई नीति बनी है? क्या आतंकी हमलों का कोई तार IS से जुड़ तो नहीं रहा है? और क्या घाटी के युवा के संपर्क संबंध IS के साथ भी हो चले हैं? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब न श्रीनगर में मिल पा रहा है और न ही दिल्ली में। इन सब के बीच यह जरूर हो रहा है कि दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस ने कई आतंकवादियों के पोस्टर अलग अलग जगह चस्पा कर दिए हैं और इन पोस्टरों में IS या कश्मीरी आतंकवादियों का जिक्र तो नहीं है, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के वांटेड आतंकवादियों के चेहरे जरूर हैं। हालांकि इन पोस्टरों में कश्मीर के आतंकवादियों से इतर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सक्रिय इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों के चेहरे ही हैं, जो साफ बतलाते हैं कि आतंक सिर्फ घाटी में सक्रिय नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी आतंक के कई चेहरे हैं और सरकार परेशान है। इस देश की मुश्किल इतनी भर नहीं है कि IS या आतंकवाद को लेकर कोई ठोस नीति इस देश के भीतर निकल नहीं पा रही है। मुश्किल कहीं उसके आगे की है। आतंकवादियों से लड़ता हुआ जो जवान शहीद भी हो जाता है, वक्त उसके लिए भी नहीं है सरकार के पास। रिपोर्ट देखें। आतंकियों से लोहा लेकर रॉकी तो अपना नाम अमर कर ही गया, लेकिन रॉकी की शहादत का किस्सा संसद से लेकर सड़क तक बयां करने वाले मंत्री, सांसद, नेता कोई भी अंतिम संस्कार के वक्त दिखाई नहीं दिया। यमुनानगर में रॉकी का अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा गांव उमड़ पड़ा और अपनी मिट्टी से पैदा हुए वीर जवान को आखिरी सलाम देने लगा। लेकिन उस वक्त तक भी कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सांसद सलामी देने पहुंचा नहीं। लेकिन घर से जिस वक्त शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब तक ना मोदी सरकार और ना ही हरियाणा की खट्टर सरकार के किसी मंत्री को याद रहा कि रॉकी की अंतिम यात्रा में शामिल होना भी चाहिए। हालांकि विधायक बलवंत सिंह जरूर पहुंचे, लेकिन लोगों में गुस्सा था तो शिकार उन्हें होना पड़ा। इन्होंने कल तक कोई खबर नहीं ली हमारी। 3 दिन हो गए हमारे बच्चे को मरे को। किसी जिम्मेदार का आदमी बच्चा भी मर जाए उसकी ये खबर गेलबड़ी लाते हैं, गेलबड़ी आ जाते हैं। हम दूसरी स्टेटों में सुनते हैं सर, मुख्यमंत्री तक आते हैं सर, उनकी राजू कुछ मुख्यमंत्री आते हैं सर। तो लोगों का गुस्सा एक तरफ, लेकिन इन सब के बीच तकरीबन 10:30 बजे शमशान घाट पर ही जब रॉकी का शव पहुंचा, तब तक शायद नेताओं की नींद जागी और उन्हें इस बात की भनक मिल गई कि उनकी गैर मौजूदगी से लोग खफा हैं। लिहाजा मुखाग्नि के वक्त हाजिरी लगाने हरियाणा सरकार के मंत्री करण देव कंबोज और स्पीकर कंवर पाल सिंह भी पहुंचे। हर किसी का सीना भी गर्व के साथ तना हुआ है कि देश के लिए रॉकी ने जो किया है वो शायद मौका हर किसी को नहीं मिलता। दुख और मायूसी के आलम में शायद
यही गर्व का एक विषय है कि रॉकी की शहादत को लोग आने वाली पीढ़ियां ही नहीं बल्कि सदियां हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगी। लेकिन सवाल यही कि क्या केंद्र के किसी मंत्री या बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता के पास इतनी फुर्सत और वक्त नहीं था कि वो देश की शान बने रॉकी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुछ भी पल निकाल पाए? क्योंकि दूसरी तरफ स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई दी। बाढ़ से जूझते पश्चिम बंगाल में व्यस्त सीएम ममता बनर्जी भी हैं, लेकिन उधमपुर के दूसरे शहीद शुभेंदु राय का पार्थिव शरीर आज जब बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौजूद थी। ममता ने शहीद शुभेंदु की वीरता को सलाम किया। सलामी देने का वक्त आता है तो उसके पास वक्त ही नहीं होता। जलपाईगुड़ी में राजेंद्र प्रधान और यमुनानगर में आशीष शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान आज तक। और गजब की त्रासदी है ये। और इस त्रासदी के बीच अगर सियासत के धागे को पकड़ें और तब हम कहें कि ये झीनी भीनी चदरिया दरअसल सत्ता के उस हिस्से में जाकर खड़ी हो गई है जहां सत्ता के पास अब जुबां के लिए शब्द नहीं बचते हैं। जिस तरीके से वह एक दूसरे पर वार करते हैं, लगता नहीं है कोई संसदीय मर्यादा भी है इस देश में बची है। इस रिपोर्ट को देखिए। एक वक्त यारी थी, अब दुश्मनी है। ये तस्वीर अतीत की यादें हैं, जब सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज खासी निकट थी। खासकर यूपीए के दौर में जब सुषमा विपक्ष की नेता बनी तो भी सोनिया के साथ सुषमा के संबंध बेहद निकट के रहे। आलम यह भी था कि कांग्रेस और मनमोहन सरकार के मंत्री भी जिस सोनिया गांधी से सीधे बातचीत कर नहीं पाते थे, तब भी सुषमा स्वराज सीधे 10 जनपद में फोन लगाकर सोनिया गांधी से बातचीत कर लेती थी। लेकिन मोदी राज में सब कुछ इस तेजी से बदला कि जो सुषमा और सोनिया खासे नजदीक थे वह दूर हो गए। मोदी ने कांग्रेस का बोरिया बिस्तर ही समेटने के हालात 2014 के चुनाव में कर दिए। लेकिन मोदी सरकार के साल बीतते बीतते जैसे ही ललित मोदी का मामला सामने आया तो पहली बार सोनिया गांधी को लगा कि कांग्रेस को इस मुद्दे के आश्रय पुनर्जीवित किया जा सकता है। यानी कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी की तरह ललित गेट ने काम किया। कांग्रेस सोनिया गांधी के संघर्ष तले जुटने लगी। राहुल गांधी में तेवर आ गए। सड़क पर संघर्ष करने के लिए कांग्रेसी एसी कमरों से बाहर निकल कर आ गए। सुषमा स्वराज ने भी देर से सही लेकिन इस सच को समझ लिया कि सोनिया राहुल ने ललित गेट को पहले समझ लिया है। तो सोनिया ने भी बिना देर किए सुषमा को ड्रामेबाज कहने में देर न लगाई। करने में माहिर है। लेकिन राहुल गांधी ने नए सिरे से राजनीति को करप्शन से जोड़ा और एक ऐसी लकीर सुषमा को कटघरे में रखकर खींच दी जिसके बाद अतीत की सुंदर यादें भी करवाहट में बदल गई। सुषमा जी के परिवार को, पति को और उनकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है। वो देश को बता दें कितना पैसा उनको मिला है। ललित मोदी जी ने उनके परिवार को कितना पैसा दिया है ये भी बता दें। और अब माना यही जा रहा है कि सोनिया या सुषमा ही नहीं बल्कि इस दौर में कांग्रेस और बीजेपी या मोदी सरकार के बीच भी कोई सीधा संपर्क किसी से नहीं हो रहा। और कोई संपर्क नहीं, इसलिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोई संवाद की स्थिति नहीं। लेकिन कहते हैं कि रंग राजनीति के गजब के होते हैं। चलते चलते एक रंग आपको दिखाते हैं। ये फारूक साहब का रंग है और जमीन कश्मीर की ही है। तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ओ एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।